दोस्तों, गुरुकुल प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति का आधार स्तंभ रहा है, जहां पर गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत एक छात्र अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करता था और गुरुकुल का माहौल उसके व्यक्तित्व की उन्नति के लिए एक बहुत जरूरी शर्त था। कोविड के एक लंबे गैप के बाद ओजांग आईएएस एकेडमी लेकर आई है गुरुकुल फाउंडेशन बैच 2024 के लिए। ये केवल 50 ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो गुरुकुल पद्धति में रहना और पढ़ना चाहते हैं, जहां पर क्लासेस के साथ साथ मेंटर्स की गाइडेंस लाइब्रेरी फैसिलिटी के साथ उपलब्ध है, ताकि उनके रिवीजन, उनके व्यक्तित्व विकास, उनकी आंसर राइटिंग और चहुमुखी विकास उनके साथ जुड़ सकें। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं गुरुकुल फाउंडेशन के साथ, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नोएडा की खूबसूरत धरती पे, जहां ग्रीनरी है, जहां दिल्ली की भीड़भाड़ से दूर एक शांति है, जहां साफ हवा है और जहां पर आपको पढ़ने का माहौल उपलब्ध है। साथ ही साथ क्लास के बिल्कुल नज़दीक ही आपको मिलेगी रेसिडेंशियल सुविधा। आप हॉस्टल में रह सकते हैं, साफ खाना खा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने शिक्षकों की गाइडेंस में अपनी पूरी व्यक्तित्व, अपने पूरे पर्सनालिटी को जबरदस्त तरीके से विकसित कर सकते हैं। स्वागत करता हूं, इनवाइट करता हूं हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बैच में 50 ऐसे स्टूडेंट को जो गुरुकुल के साथ जुड़ना चाहते हैं। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसमें सभी बच्चों का एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी लोग इसमें अपनी अर्जियां देंगे, जितने भी लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उनकी काउंसलिंग होगी मेरी और मेरी टीम के साथ, और वहां पर हम चयन करेंगे बेस्ट स्टूडेंट का जो इस प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो मार्च के एंड में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम के साथ जल्दी से जल्दी जुड़िए और गुरुकुल फाउंडेशन का हिस्सा बनिए। तो अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट डेवलप करने जा रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। बड़ा मजेदार है, इसको समझिएगा और पढ़ने की कोशिश करिएगा। जो कहानी शुरू होती है वो दो हिस्सों में शुरू होती है। एक को बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा, लगेगा कि यही सच्चाई है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्यों का प्राकृतिकरण करना या प्रकृतिकरण कर देना, मनुष्यों का प्रकृतिकरण कर देना। अब क्या मतलब है? मतलब यह होता है कि जैसे हम सेकेंड स्टेज तक थे, सो वी वर द कंपोनेंट ऑफ द नेचर, यानी नेचर के साथ हम सामंजस्य की स्थिति में रहे। Human beings interact with their physical environment with the help of technology. टेक्नोलॉजी की तो मदद लें, लेकिन हम इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव करके रखें, हम उसके साथ जुड़े रहें। हमारा सबसे पहला जो सेगमेंट है, एंड टेक्नोलॉजी की इंडिकेट्स द लेवल ऑफ द कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण निर्धारणवाद भी कहा जाता है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस यानी मनुष्य जो है वो प्रकृति को समझते हुए इसके साथ जुटे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर आया। ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, लेकिन अब इसको दूसरे तरीके समझाता हूं। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी धारणीय विकास का भी सिद्धांत कहते हैं। चलिए धारणीय विकास आपको समझाता हूं। ब्रिटलैंड रिपोर्ट यानी जो अर्थ समिट हुआ था 1991 में, वहां से ब्रिटलैंड की रिपोर्ट आई थी, और धारणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आगे मैं लिखाऊंगा, पहले इसको समझ लो कि क्या है। इस तरह से किसी किताब में तुम्हें मिलेगा नहीं जिस तरह से आज मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं। तो धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ियां, हम इस तरह से अपना उपभोग करें, हम इस तरह से कंज्यूम करें नेचर को कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों में कोई कमी ना होने पाए, उनके लिए भी संसाधन बचे रहे। यानी ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही एक शानदार कॉन्सेप्ट रहा, और इसमें बताया गया कि इकोनॉमी है, जो डेवलपमेंट है और जो सोसाइटी है, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सोसाइटी, इकोनॉमी और एनवायरमेंट, राइट, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये तीनों क्या है, एक दूसरे के ऊपर अन्योन्य आश्रित हैं। और इस तरह से हम अपनी चीजों को इंटरेक्ट करें, इस तरह से हम नेचर के साथ इंटरेक्ट करें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे पास ये चीज बचा रहे। तो ये ब्रिटलैंड ने रिपोर्ट दी, आप भी इसको याद कर लेते होंगे। जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है उसका एक और तात्पर्य होता है, अब इसको समझाता हूं। इसको बोरोवर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज बोरोवर कॉन्सेप्ट, यानी उधारकर्ता का सिद्धांत। तो उधारकर्ता का सिद्धांत ये मैंने ऑप्शन में भी पढ़ाया था एक बार। तो उधारकर्ता का सिद्धांत कैसे काम करता है जरा देखो। तो ये तुमने रट लिया कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों का ध्यान रखना, इस तरह रेशनल इस्तेमाल करना, लेकिन अब दुनिया में आने लगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, संभव नहीं है। क्या कारण है, क्यों नहीं संभव है? ये जो तुम्हारे पास ये वर्ड है,
ये तुम्हारी इकोनॉमी को टेक्निकल इकोनॉमी में कन्वर्ट करता है, यानी कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, उपभोग आधारित। आज हम कौन से लोग हैं? एक तरफ तुम कह रहे हो पर्यावरणवाद के हिसाब से कि हमें अपनी जरूरतों को इस तरह से पूरा करना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी, हवा, तेल ये सब बचा रहे, यानी हमें रेशनल यूज करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ तुम जब इकोनॉमी को एस्टैब्लिश करते हो तो तुम ये कहते हो कि कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी, जो वेस्टर्न मॉडल है वो कंजप्शन बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है, यानी कि लिमिट टू ग्रोथ थ्योरी वहां काम नहीं कर रही। तो मतलब जितना कुछ है इस्तेमाल कर लो, सारा समुद्र के अंदर की जितनी मछलियां मेरी हैं, जमीन मेरी है, हवा मेरी है। तो कंजप्शन बेस्ड, जितना ज्यादा तुम कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा तुम इकोनॉमिकली डेवलप होते जाओगे। तो एक तरफ तुम कह रहे हो कि इकोनॉमिक मॉडल ऐसा होना चाहिए कि जितना ज्यादा तुम कंज्यूम कर रहे हो, जितना ज्यादा उपभोग कर रहे हो, उतना तुम अमीर होते जाओगे। जैसे पहले घर में था, एक पंखा होता था, पूरा परिवार सोता था, फिर एक कूलर आ गया, फिर एसी आ गया, तो हम क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करें। अब हर कमरे में एसी आने लगा, हम और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें, तो हमारी इकोनॉमिक स्थिति क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। तो इसको कंजप्शन बेस्ड मॉडल कहते हैं, यानी जितना ज्यादा आप कंजप्शन करते जाओगे उतना ही ज्यादा आप इकोनॉमिकली रिच होते जाओगे, आगे बढ़ते जाओगे। और लेकिन जितना ज्यादा तुम कंजप्शन करते जाओगे तो अगली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? आप उसको, अभी जैसे आज की न्यूज आई है कि आज जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल WMD है, वो कह रहा है कि हम मौसम का पूर्वानुमान ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे साहब? कह रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन सारे के सारे जो हमारी मैथमेटिक्स उसको फेल कर दे रहा है, सारे के सारे एल्गोरिथम को फेल कर दे रहा है। हमें मौसम का पूर्वानुमान करने में, जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के निदेशक हैं, उनका स्टेटमेंट आया हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अब हम मौसम के बारे में सही जानकारी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। तो दुनिया देखो कैसी पैराडॉक्सियल है, और पैराडॉक्स करने वाला कौन है? मनुष्य। ह्यूमन ज्योग्राफी को इससे अच्छे तरीके से समझा ही नहीं जा सकता, बेस्ट है ये समझने के लिए। सारे बवाल की जड़ यही है, यही बचा रहा है, यही बर्बाद कर रहा है। तो एक तरफ तुमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल में कहा कि जनाब ये हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहते हैं, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी इसको प्रकृति निर्धारणवाद भी कहते हैं, पर्यावरण निर्धारणवाद। तो पर्यावरण निर्धारण, ये मेन सारे क्वेश्चन जितने आज पढ़ाऊंगा सारे के सारे मेंस में आए हुए हैं, लेकिन इसको समझना बड़ा मुश्किल काम है। तो क्या हुआ, एक तरफ तो कह रहा हूं इकोनॉमिक मॉडल ऐसा हो, ये कहता है कि इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट और सोसाइटी ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है, अनोन्य आश्रित है, एक दूसरे से लाभ लेती हैं। इकोनॉमिक मॉडल तुमने कंजप्शन बेस्ड बनाया हुआ है। तुम समझो कितना बड़ा बवाल है कि भैया जितना उपभोग कर ले जाओ उतने ज्यादा तुम रिच हो। कोई कंट्री ज्यादा से ज्यादा अनाज उपभोग करती है, बिजली ज्यादा उपभोग करती है, पेट्रोल ज्यादा उपभोग करती है, उतनी ज्यादा रिच मानी जाती है। पानी ज्यादा कंज्यूम करती है तो उतनी ज्यादा रिच होती है। और एक तरफ तुम कह रहे हो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो कॉन्सेप्ट है कि हमें इतना ही यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे। दूसरा तुम ये भी कह रहे हो कि नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो भैया ये कहना क्या चाह रहे हो? तुम्हारा इकोनॉमिक मॉडल सब कुछ खा जाने पे तुला हुआ है, तुम कह रहे हो उतना ही खाना कि अगले वाली पीढ़ी के लिए बचा रहे, तब सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है? समझ में नहीं आ रहा होगा क्या? तो मैं तुम्हें सिखाता हूं, इसको बोलते हैं बोरोवर कॉन्सेप्ट, बोरोवर सिद्धांत, इसको हम लोग उधार करता। तो उधार कैसे माना जाता है? तुम्हें सबसे पहले अपने इस इकोनॉमिक मॉडल को डिस्ट्रॉय करना होगा, कंजप्शन बेस को। कैसे? अगर तुम्हें इस मॉडल के साथ चलना है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस पे चलना है, यानी कि मनुष्य का प्रकृतिकरण के साथ चलना है, तो तुम्हें बोरोवर कॉन्सेप्ट यानी उधारकर्ता का सिद्धांत फॉलो करना पड़ेगा। क्या होता है? जैसे आप अभी किस मॉडल में है, आप जैसे नहीं होता एक बहुत बड़ा कोई कॉलोनी, उसका एक बहुत बड़ा गुंडा हो, बहुत बड़ा गुंडा, तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा वो तुम्हें गुंडा बना रहा है। तो गुंडा कैसे आता है? एकदम वैसे आता है, कुछ को कोई सामान चाहिए होता है, दरवाजे पर लात मारता है, धड़ाम से दया की तरह तोड़ देता है, और जो भी सामान चाहिए तो उठा के लेके, वो मांगता नहीं है क्योंकि वो दादा है, गुंडा है, डॉन है। तो वी आर लाइक डॉन, हम एक्चुअली डॉन है। हम कितनी भी हवा को बर्बाद कर दे, हम नहीं पूछ रहे हैं। वेल मछलियों को मार के खा जाए, अरे हम किसी नहीं पूछ रहे हैं, होगी वेल मछली। बाघों की खाल निकाल के जो है टांग दे रहे हैं, उसका जो है कालीन बना दे रहे हैं, कोई हमारे लिए कोई, बिकॉज वी आर डॉन, हम पूरा डॉन हो चुके हैं। बोरोवर कॉन्सेप्ट इसका उल्टा होता है। बोरोवर भी हम उधार कैसे मांगते हैं? जैसे मान लीजिए आप कि यहाँ चाय पत्ती चीनी खत्म हो गई। अब जरा ध्यान समझिएगा बोरोवर कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस? फिर अभी तय हम करेंगे कि ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो हम जैसे चीनी मांगने जाना है मेरे को, मान लीजिए आप चाय बना रहा था, चीनी खत्म हो गई, तो आप एक कटोरी लेते हैं, कटोरी लेके पहुंचते हैं अपने पड़ोसी के, बड़े अदब से खट 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 धीरे से, दरवाजे पर लात नहीं मारते, खोल तरीका सीखते सी, ऐसा नहीं करते हैं, खट 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 आराम से, अरे क्या हाल चाल है गुप्ता जी, शर्ट आपकी बड़ी अच्छी लग रही, बहुत बढ़िया, और अरे बस ऐसे ही चाय बना रहा था, बड़े विनम्रता से, दांत पूरी बाहर निकालते हुए, पूरी बेहतरीन स्माइल।
अरे वो बस ऐसे ही चीनी खत्म हो गई थी या चाय पत्ती खत्म हो गई थी। अब पता नहीं कैसे मैं ऑफिस, अब रिग्रेट भी कर रहे हैं कि मैं ऑफिस आते समय भूल गया था। अब पूरा एकदम भले जय गुप्ता जी की शर्ट जो पोछे की तरह दिखाई पड़े, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन आप तारीफ कर रहे हैं, आप बहुत मेंटेन करके चलते हैं आप अपने आप को। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं, बहुत बहुत बड़े, भले जय तोंद जो शर्ट फाड़े जा रही है लेकिन मेंटेन। गुप्ता जी भी सांस अंदर, अच्छा, क्योंकि आपको चीनी लेनी है, अब यू आर बोरोवर, आप उधार मांगने वाले हैं, तो वो भी एकदम अकड़ के खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई साहब, बस थोड़ा सा जिम अभी शुरू किया है, ठीक है, 6 पैक अब आने वाली है, बस आ ही रही थी, बस आ ही जाएगी थोड़े दिन में। तो आप वो भी चौड़े हो गए, तो तारीफ इस तरह से हम जनरली, आपने कभी किसी से कुछ उधार मांगा हो तो ऐसे ही मांगा होगा, तो फिर अरे वो थोड़ा सा, बस मैं शाम को आते ही सब ये भी कहते हैं, तो अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई साहब, तो जाते हैं आपसे, आपके लिए चाय पत्ती या चीनी जो भी लेकर आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको उठा के डब्बा दे देते हैं। कितने चम्मच, आप कहते हैं अरे सर 2 चम्मच केवल चाहिए थी बस, तो अब थोड़ा सा लेकर आते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी ही मांगते हैं। ये नहीं कि आप घर भर का हिसाब लगाते हैं, देखो दादी भी हैं, नानी भी हैं, चाची, फूफी, ताई, एक काम करिए आधा किलो चाय पत्ती दे दीजिए, ऐसा आप नहीं कहते हैं। ठीक है, आप बहुत जरूरत, जितनी जरूरत होती है उससे भी थोड़ा सा संकोच की वजह से कम मांगते हैं। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते आप उधार, ऐसे ही मांगते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम बोरोवर की तरफ भी है, और हम वादा भी करते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, जैसे ही मैं अभी शाम को ऑफिस से आऊंगा चाय पत्ती लेते आऊंगा और मैं आपको लौटा दूंगा, ठीक है। और ये भी नहीं कि उसके किचन में हट होता है, हटिए कहां डब्बा लाई मुझे दीजिए, हम इस तरह नहीं करते। सो हम क्या करते हैं, हम नम्र होते हैं, हम झुकते हैं, हम उधार मांगते हैं और साथ साथ लौटाने का वादा भी करते हैं कि हम आपको लौटा देंगे। सो जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है वो हमें सिखाता क्या है, वो हमें सिखाता है राइट कि हमें प्रकृति के साथ उधारकर्ता का बिहेवियर, हम मालिक नहीं है नेचर के, हम मालिक नहीं है, हम एक बोरोवर हैं, उधार। यानी प्रकृति से अगर हम उसका पानी, मिट्टी, हवा, प्राकृतिक संसाधन ले रहे हैं तो हमें उतना ही लेना चाहिए। जैसे हम चाय पत्ती जब उधार मांग रहे थे तो हमें जितनी जरूरत है उतना ही हमें लेना चाहिए। ये नहीं होगा कि हम पूरे हफ्ते भर का, रुकिए गुप्ता जी ऐसा है हमारे यहाँ 4 बार चाय बनती है, हर बार 2 चम्मच लगती है चाय पत्ती, तो हाँ एक काम करिए हफ्ते भर का जोड़ के दे दीजिए, ऐसा भी नहीं करते। जितनी उस दिन मेरी जरूरत है उस दिन मैंने लिया और वादा किया कि मैं इसको लौटा दूंगा। और अगर आप थोड़े भी सभ्य होंगे, अगर दोबारा आपको उधार लेने का मन है तो आप उसको लौटा भी देते हैं। और अक्सर ऐसा घरों में होता है, कई बार हम, तुमने देखा होगा बड़ा बिहेवियर होता है, किसी के यहाँ से कोई खीर आ गई, कोई डिब्बे में कुछ मिठाई आ गई, तो खाली डब्बा नहीं दिया जाता, मम्मी और दादी वादी से खाली डब्बा नहीं देना, उसमें कुछ रख के दिया जाता है। तो तुम्हारे घर में जो बना है, तुम्हारे घर में जो खास चीज है उसमें भर के दिया जाता है, तुम नोटिस करके देखना, वो रिचुअल जानते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं वो थोड़ा सा इस सब चीजों को समझते हैं, तो वो डब्बा भर के दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली गुंडागर्दी पुता रहे हैं, वी आर डॉन, हम इकोनॉमिक डॉन है बेसिकली। बोलो साइड आउट, अब तोंद निकाल के बाहर खड़ा, हट किनारे, कहां 6 पैक है किनारे, ठीक है। और जाके उसकी चीनी चाय पत्ती ले आते हैं, बोले गुप्ता जी बोला अरे हमारी चाय पत्ती है भाई, अच्छा ठीक है बचेगा तो दे देंगे। तो वी बिहेव लाइक दैट, हम अपने एनवायरमेंट के साथ इसी तरह बिहेव कर रहे हैं कि सब कुछ मेरा है, अरे मिट्टी हमारी है, पानी हमारा है, होगी तुम गंगा माता, हम सुखा के खत्म कर देंगे, हम गंदा कर देंगे, हमारे सारा सीवर का पानी तुम्हारे अंदर जाएगा, देखिए हम टेस्ट कर रहे हैं तुम्हें, तुम हो जो है मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी, जरा देखें गाने में टेस्टिंग कर रहे हैं हम तुम्हारा। तो हम इस तरह से जो है काम करते हैं, तो वी आर नॉट, हम वी आर एक्टिंग लाइक अ डॉन। और अगर नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में जाओगे सो इट्स अ बोरोवर कॉन्सेप्ट। ये कहता है कि प्रकृति के समक्ष तुम्हें इस तरह से प्रस्तुत होना है कि तुम इसके स्वामी नहीं हो, तुम बेसिकली एक उधार कर मांगने वाले हो। और जब तुम उधार मांगने वाले हो तो तुम प्रकृति से क्या मांग रहे हो, उधार मांग रहे हो, और वादा के साथ कि मैं ये 10 पेड़ काट रहा हूं, मेरी जरूरत है, मैं ये 10 पेड़ वापस करूंगा, मैं इम्प्लांट करूंगा। लेकिन हम तो काटते चले जा रहे हैं, इम्प्लांट करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। किसी पर्यावरण दिवस पे कोई फीता काटने आएगा उस सरकार का कोई मंत्री तो अपने फोटो दिखाने के चक्कर में, अखबार के चक्कर में बोलेगा 10 लाख पेड़ लगाएंगे, 20 लाख पेड़ लगाएंगे, कौन बैठ के गिन रहा है, किसके पास फुर्सत है। सो ये जो चीज है दैट इज वन ऑफ द, दिस इज नोन एज बोरोवर कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया बिल्कुल, इसको हम लोग एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं। और अगर आप इस बात को समझ गए होगे तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉन्फ्लिक्ट कहां है, बेसिकली सारा बवाल की जड़ कहां पर हमारे साथ जुड़ी हुई है। क्लियर है, यस या नो? तो जिस दिन हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया प्रकृति के प्रति, हम ये समझ गए कि हम मालिक नहीं है, जैसे सभी इस प्रकृति का हिस्सा है, हम भी हिस्सा हैं, और हम प्रकृति से चीजें नहीं ले सकते,
हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बंदूकें, हमारी आरियां, हमारे व्हीकल्स, हमारी मशीनें, बुलडोजर, ठीक है, आज प्रकृति को चुनौती दे रही हैं। लेकिन अगर हम ये मान लें कि हम प्रकृति के एक घटक के रूप में, एक पार्ट के रूप में, और हम जो प्रकृति से ले रहे हैं हमें वापस करना है, तो उसको हम लोग बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इस्टेब्लिश होते हुए देख पाएंगे। अदरवाइज हम बातें कितनी भी कर लें, कॉन्फ्रेंस कर लें, पर्यावरण को बचाने के लिए बातें कर लें, लेकिन हमारा जो नेचर है वो बेसिकली डॉन की तरह है। तो डॉन गुप्ता जी की तोंद की तारीफ नहीं करेगा, गुप्ता जी 6 पैक ऐप बना रहे हैं, हम शाम को लौटा देंगे, गुप्ता किनारे हट। तो हम भी नेचर से कहते हैं किनारे, नदी को बोल देते हैं, अरे होती होगी तुम बहती होगी, ये डैम बनेगा यहाँ पे, ये डैम बनेगा, हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तुम्हारे पानी से। वो कहती है कि मेरा नेचर है फ्री फ्लो बहना, मैं अपनी गंदगी को आगे चलकर डेल्टा में डाल देती हूं। बोले ओ भाई, पहले का ये मुद्दा रहा होगा, अब डाउन है हम, क्या हैं, इस पृथ्वी के डॉन हैं, तुम्हारे पानी को रुकना होगा। अब नदी इस डॉन से टक्कर नहीं ले पा रही है, रुक जाती है। हम जलाशय बना के बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं, नदी धीरे धीरे सूखने लगती है। फिर हम वहां मैदान में बैठते हैं, वहां पानी कम होने लगता है, नदी गंदी होने लगती है। फिर वहां बैठ के हम प्लानिंग करते हैं कि इस नदी को बचाने के लिए 50,000 करोड़ रुपए की योजना चलाते हैं। जनता को पता भी नहीं क्या हो रहा है, बड़े बड़े एड्स आते हैं, पता चला उस पानी को बचाने का पैसा लोगों के घर में बह रहा है। क्लियर? दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यही डॉनगिरी। बोले प्रकृति को मनुष्य की तरह खरीदे बेचे। मनुष्य क्या, 76 में क्या बोला लैसेस फेयर पॉलिसी में एडम स्मिथ ने? उन्होंने जब अपनी कैलकुलेशन की, जब पूंजीवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया, जो बाजार मार्केट इकोनॉमी जिसे कहा जाता है, जहां हर चीज डिमांड और सप्लाई पे होती है, तो उन्होंने कहा कि मैन इज एवरी मैन इज इकोनॉमिक मैन। उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ही था कि हर व्यक्ति एक आर्थिक मनुष्य है, हर मनुष्य एक आर्थिक व्यक्ति है, मतलब हर चीज इकोनॉमिक्स है। ठीक है, उन्होंने ये बात माना। तो जब हम ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर कर देते हैं, यानी प्रकृति का मनुष्यकरण कर देते हैं, तो इसको पॉसिबिलिज्म कहते हैं, संभाववाद है। तो हर चीज में हमें संभावना नजर आती है। वो जानवर फिर हमारे लिए सुंदरता की चीज नहीं रह जाती, प्रकृति वो पेड़ खूबसूरत, वो सुंदरता नहीं रह जाती, फिर वो हमारे लिए इकोनॉमिक्स हो जाता है। हम उसको देख के शायरियां नहीं करते, हम कविताएं नहीं लिखते, हम उसका डिमांड सप्लाई मैच कराते हैं। तो ये दूसरी चीज है। तो फिर हमारी अपने सर्वाइवल के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी उन चीजों को हम उपभोग करेंगे, और हर चीज हमारी संभावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, हर चीज हमारी संभावनाओं के साथ जुड़ी है। इस चक्कर में जिसको निपटाना हम निपटा देंगे। सो इसे डॉन कॉन्सेप्ट, वो अगर बोरोवर कॉन्सेप्ट था, ये डॉन भाई का कॉन्सेप्ट है। तो फिर हमें हर चीज में संभावना दिखाई पड़ेगी। होगा कोई सुंदर सा पशु जिसको देख के तुम कभी बहुत खुश होते थे, अब तो हमारी उसकी खाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी ना, कि इसको बेचें कैसे और इस पे कितना माल कमाएं। सो दिस इज द फंडामेंटल, ये दो चीजें हैं। अब तुम्हें लगता होगा कि हमें करना क्या चाहिए, हमें ऊपर वाले पे चले जाना चाहिए। ऊपर वाला एक्सट्रीम है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, देखो, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। अब तुम्हें लग रहा होगा ये ज्यादा अच्छा है, ये वाला बुरा है, ठीक है, ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। लेकिन ज्योग्राफी मैं पढ़ा रहा हूं, तो तुम्हारे कई सवालों का जवाब तो मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है तुम्हारे आर्ग्यूमेंटेटिव पावर को बढ़ाना। और आर्ग्यूमेंट यानी तर्क करना, और कुतर्क करने के बीच में एक छोटा सा अंतर होता है। कुतर्क में क्या होता है, आदमी हाथ में लाठी लेकर तर्क करता है, ठीक है। मान लो कोई बहुत बड़ा गुंडा हो, तो एक जैसे चुटकुला होता है, तर्क और कुतर्क में अंतर समझो। तो एक बार मास्टर ने, जैसे हमारे जैसा कोई मास्टर रहा होगा, तो डांट दिया, तो उसने बोला कि कौन सा सबसे बड़ा पक्षी का नाम बता जो उड़ता? बोला हाथी। बोला बेवकूफ कहीं का, जो उसमें डांट दिया होगा, हाथी उड़ता है। क्या करते तुम्हारे पिताजी, क्या नाम है उनका? बोले गज्जू डॉन का लड़का हूं मैं। बोले हाँ बेटा, हाथी उड़ता है। क्या बात करो बेटा, हाथी उड़ता है, जान है तो जहान है। सेम चीज वहां पर भी है। तो बोले हाँ हाथी उड़ता है बेटा। तो तर्क और कुतर्क के बीच में यही अंतर होता है। आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो लॉजिक मांगते हैं, और जो कुतर्क होते हैं वो डंडा मांगते हैं, ठीक है, लाठी मांगते हैं। तो बेसिकली यही फर्क है। तो यहां मैं बैलेंस लॉजिक की तरफ तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब जैसे नेचुरलाइजेशन ह्यूमन, अब बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि सर ये होना चाहिए। कितने लोग हैं?
है? अच्छा, आ जाओ। एक बार विश्व की आबादी पे नजर डालो और प्रकृति के घटकों के साथ रहो, जैसे पत्ते पहन के रहना, कंदमूल फल खाना, पेड़ों पर आवास बना के रहना, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज का प्रयोग ना करना जिससे प्रकृति को नुकसान हो सकता है। नो यूज ऑफ प्लास्टिक, ठीक है? तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना, मैं भी अब्बा डब्बा करके तुम्हें पढ़ाता रहा हूं, तुम भी इस तरह पढ़ते रहो, तो लिखने उखने की क्षमताओं की इसमें विकास करने की जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल नेचर के साथ रहना है आपको, ठीक है? जैसे पहले रहा करते थे। इज इट पॉसिबल राइट नाउ? इज इट पॉसिबल कि अकॉर्डिंग टू द नेचर रहना, एज अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरमेंट? प्रकृति जितना दे रही उतना खा लेना। ये कभी पॉसिबल था जब हमारी संख्या बहुत कम थी। आज हम बहुत ताकतवर, इस पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी। आज इतना कुछ करने के बाद तो हम अपने लोगों का पेट नहीं भर पा रहे हैं, तो कहां प्रकृति के रूप में रहेंगे? कहां हम नेचुरली पत्ते बन के घूम रहे हैं इधर उधर? कहां हम जो है पेड़ों पे जाके शाम को, कहां जा रहे हो? बोले सर ऊपर जा रहे हैं रहने के लिए। पता चला हम कहा, उजांग सर अभी पूछते हैं कि सर करोल बाग में आपका एड्रेस है, राजेंद्र नगर में कहाँ है? या अभी कल हमारा उदयपुर में नया सेंटर ओपन हुआ, तो तुम पूछोगे सर कौन से पेड़ पे क्लास चलेगी? तो इस तरह से पूछोगे। मैं भी अपना स्मार्ट बोर्ड लेके किसी पेड़ पे बैठा हुआ हूँ, ठीक है? वहां से क्लास ले रहा हूँ, डाली डाली जो है कूद कूद के मोगली की तरह इधर से उधर और क्लास लिए घूम रहा हूँ। तो पूछोगे सर कौन वाले पेड़ पे? आज बरगद पे होगी या नीम पे होगी क्लास? तो पता चला साहब मामला जो है खराब हो जाएगा। सो अभी आज की डेट में ये जो एक्सट्रीमिटीज है, जो ये हम बात कर रहे हैं, सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? अब आप मुझे बताओ, क्या ये पॉसिबल है? आज आप गाड़ी से कहीं भी चले जा रहे हो, ट्रेन से कहीं भी चले जा रहे हो। मान लो कल मैं सेंटर पे था उदयपुर, अभी मैं यहाँ क्लास ले रहा हूं, तो तब पता चला मैं चलता वहां पैदल या किसी जानवर वानवर पे बैठ के, तो पता चला उजांग सर आ रहे हैं क्लास लेने के लिए, पता चला 15 दिन बाद पहुंच रहे हैं दिल्ली, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, अगर आप डॉन भाई बनने की कोशिश करोगे तो जिस दिन तुम्हारे रिसोर्सेज खत्म हुए तो तुम्हारा सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी इन दोनों के बीच का एक मध्य मार्ग होना चाहिए। इस मध्य मार्ग को सुझाने वाला जो पहला जोग्राफर था उसका नाम था गिफिट टेलर। लिखो, गिफिट टेलर ने एक मध्य मार्ग को सुझाया। देखो, गिफिट टेलर ने मध्य मार्ग को सुझाया। गिफिट टेलर इंट्रोड्यूस द मिडिल पाथ, और उसका नाम दिया नियो डिटर्मिनिज्म पहला, और दूसरा स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म नव निर्धारणवाद, और दूसरा रुको और जाओ निर्धारणवाद। रुको और जाओ निर्धारणवाद। नवनिर्धारणवाद बेसिकली मध्य मार्ग है। वो कह रहा है उपभोग करो, ठीक है, एकदम ही प्रकृति में ना चले जाओ, लेकिन ये तय कर लो कि उससे बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। तो पहला जो इसने कॉन्सेप्ट दिया नियो डिटर्मिनिज्म, नव निर्धारणवाद, उसने यही कहा कि मनुष्य अपनी, जैसे गांधी ने एक बात कही, तो गांधी ने कहा कि इस संसार में हर व्यक्ति की जरूरत के लिए तो है, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीबॉडीज नीड बट नॉट एनीबॉडीज ग्रीड, यानी किसी एक व्यक्ति के लालच के लिए नहीं है। तो नियो डिटर्मिनिज्म का जो पहला कॉन्सेप्ट निकल कर आया, वो यही निकल कर आया कि किस तरह से हम एक मध्य मार्ग अपना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जरूरतों को समझे। जैसे अगर रिप्लेनिशमेंट यानी किसी भी चीज का संभरण बहुत आवश्यक है, और इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी राष्ट्र के लोग हैं, हम भारतीय हैं, अभी किसी बच्चे ने लिखा कि सर हम जिस पेपर पे लिख रहे हैं आपके नोट्स, वो भी पेड़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यानी अगर आपको पेपर की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। नियो डिटर्मिनिज्म जो है वो एक सुझाव देता है कि नागरिकों को अपने मूल कर्तव्यों के प्रति चेतना होनी चाहिए, यानी अवेयरनेस अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चेतना अगर फंडामेंटल ड्यूटीज में आप देखेंगे, तो अगर आप भारतीय संविधान की फंडामेंटल ड्यूटीज में जाएंगे तो उसमें पर्यावरण के संरक्षण के बारे में लिखा हुआ है।
ठीक है, जैसे भारत में आप चले गए, अब जरा ध्यान से समझिएगा आर्ग्यूमेंट्स को। वो ये, जैसे भारत में आप देखिएगा कई कम्युनिटीज हैं, जैसे चिपको आंदोलन हुआ या बिश्नोई समाज को देखेंगे, तो वो पशुओं और कीकर के वृक्ष को बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। ये उनकी चेतना का हिस्सा है। आप भारत के कई हिस्सों में चले जाइए, पीपल का पेड़ काटना वर्जित है कई कारणों से, कि पाप है या जो भी है, धर्म के खिलाफ है, लेकिन आप देखेंगे पीपल का वृक्ष आप नहीं काट सकते। ठीक है, बहुत कर्मकांडों से होकर गुजरना पड़ता है। उत्तराखंड में चले जाएंगे तो वहां भी पेड़ों को लेकर बहुत अवेयरनेस है, वो लोग अपने पुत्र या पुत्री समान समझते हैं उनको। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नियो डिटर्मिनिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, अगर उपभोग करने पे आपको मनाही नहीं है, जरूरत है आपकी, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको कागज भी चाहिए, आपको वस्त्र भी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि इसके संभरण के लिए चेतना होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी नागरिक अपने मूल कर्तव्यों के साथ जुड़े होने चाहिए। तो मूल कर्तव्यों में हमें बताया गया, फंडामेंटल हमारे ड्यूटीज में बताया गया है कि प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। दूसरा, एनवायरमेंटल एजुकेशन, हमें बताना होगा अपने लोगों को कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। इसी तरह स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यानी रुको और जाओ। तो क्या होता है, बत्ती जब लगी होती है सिग्नल, तो आप सिग्नल पे आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए जाते हैं, और वहां क्या पाते हैं आप, वहां पाते हैं कि अचानक से ऐसे येलो लाइट हो रही है, रुको रुको देखो, तो क्या होता है, आप अपनी स्पीड धीमे करना शुरू करते हैं, अचानक से रेड लाइट हो जाती है, रुक जाइए, जेब्रा क्रॉसिंग के आगे आपको नहीं जाना है। फिर आप वेट करते हैं, फिर वो ग्रीन लाइट होती है, और फिर ग्रीन लाइट होती है तो आप आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रकृति में भी हमें इस तरह के सूचक होते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आज खबर आई कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बहुत दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हम अब मौसम का पूर्वानुमान नहीं कर पा रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बिल्कुल ही प्रकृति बहुत ही अब्रप्ट बिहेवियर कर रही है। सो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए एक चेतना का, हमारे लिए एक अवेयरनेस का समय, बात की गहराई समझना। तो क्या होता है, प्रकृति हमें सिग्नल देती है कि अब रुको, धीमे पड़ जाओ, स्पीड कम कर लो, आगे जो है वो सिग्नल है, आगे पुलिस वाला खड़ा है, तो रेड से पहले क्या होता है, येलो सिग्नल आता है कि नहीं आता है। तो स्टॉप एंड गो में हमें बताया जाता है कि देखो ध्यान दो, जैसे अभी हम लोग क्या है, हम लोग कबूतर की तरह हैं, वी ह्यूमंस आर लाइक पिजन्स समटाइम्स। तो पिजन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मैंने कई बार ये जिक्र किया, कभी भी देखना बिहेवियर, जब कबूतर बैठा होता है तो जैसे बिल्ली उसकी तरफ आती तो ऐसे आंख बंद कर लेता है। जैसे हम छोटे थे, आइस पाइस खेलते थे, छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक, तो कई बार क्या होता है, जब छोटे से थे, ज्यादा बुद्धि नहीं थी, तो उसमें क्या होता था, कोई आ रहा होता था, हम ऐसे आंख बंद कर लेते थे कि हम जब चोर को नहीं देखेंगे तो हमें भी नहीं देखेगा। ठीक है, ऐसे ही होता था। तो हम भी इसी तरह बिहेव करते, जैसे केरल में बाढ़ आ गई, मुंबई में फ्लड आ रहा है, चेन्नई में फ्लड आ रहा है, तो जो हमारा नेचुरल डिजास्टर है वो, या हमारा आर्टिफिशियल डिजास्टर है, वो बढ़ता चला जा रहा है मनुष्य की वजह से। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, नैनीताल के बारे में कहा जा रहा है, क्या नैनीताल खत्म हो जाएगा, इतनी बुरी स्थिति हो गई है। हिमाचल के पहाड़ लगातार दरकते चले जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े हिस्से में कटान हो रहा है। तो प्रकृति हमें क्या दे रही है, रेड का मतलब हो गया कि अब तो मामला ही साफ हो जाएगा तुम्हारा, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, रिट्रीट नहीं हो रहे हैं, ठीक है, लगातार फ्लडिंग सिचुएशन, ड्रॉट सिचुएशन लगातार बन रही है, मानसून का पैटर्न बदल रहा है। आप उत्तर भारत चले जाओगे, इधर आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे, बारिश कम हो रही है। पैटर्न अगर तुम देखोगे तो गुजरात राजस्थान में ज्यादा बारिश हो रही है एकदम, जो कि बिल्कुल हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून था, साउथ वेस्टर्न मानसून, उसका पैटर्न ही ऐसा लग रहा है किसी ने उल्टा घुमा दिया, घड़ी घुमा दियो। पहले तुम देखोगे तो बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सब में खूब झमाझम बारिश होती थी, दिनों दिन बारिश होती थी। पहले हमें याद है कि मम्मी कहा करती थी, अरे कई दिन से सूरज नहीं निकला, इतनी बारिश हो रही, थक गए, कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बड़ी चिड़चिड़ होती थी। और इस बार ऐसा हो रहा है कि लोगों ने धान की बुआई की, खड़ी खड़ी फसलें जल गई हैं। धान की फसलें, जो अगर कोई वहां बिहार का रहने वाला होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होगा, उसको पता होगा कि खड़ी खड़ी फसलें जो है, उन्होंने धान की जो रोपण किया वो सारा का सारा जल गया। और इधर गुजरात में फ्लड आया हुआ है कई हिस्सों में, राजस्थान के कई हिस्से एकदम जैसलमेर के इलाके जो पानी से भर गए, ये स्थिति हो गई है। तो ये स्पष्ट, तो प्रकृति क्या कर रही है, कहती है कि ऑब्जर्वेंट रहो, ये कहता ऑब्जर्वेंट रहो, यानी प्रकृति जब कह रही है कि भैया खतरा आ रहा है, लाल रंग खतरे का निशान है, आ रहा है, तो तुम अभी रुक जाओ, ठीक है, अभी थोड़ा सा स्लगिश करो अपने आप को, सुधारो, वक्त है, चेतावनी दी जा रही है, नहीं तो रेड सिग्नल जल जाएगा तो समस्या बढ़ जाएगी। इसको हम लोग स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहते हैं, रुको और जाओ पर्यावरणवाद, निर्धारणवाद।
जैसे बच्चे ने लिखा मैं झारखंड से हूं, मेरा पूरा धान चला गया। बहुत जगह नुकसान हुआ, पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया है, और पैटर्न में स्पष्ट बदलाव तुम्हें दिखाई पड़ रहे होंगे, अब कोई छुपी बात नहीं है। जैसे एक छोटी सी बात है, अंदाजा लगा के देखना, पहले जो दुर्गा पूजा और दशहरे का टाइम होता था, हम हाफ स्वेटर पहन के जो है दादी जब लेके जाती थी, मेला जाते थे हम लोग, तो उनके साथ जब मेला जाते थे तो हाफ स्वेटर पहन के लौटते थे, ठंड लगने लगती थी। अभी आज की डेट पे तुम देखना, दुर्गा पूजा या दशहरे के टाइम तक हमें गर्मी पसीना आता है, यानी कि जो शरद ऋतु शुरू हो जाती थी, यानी विंटर सीजन शुरू हो जाता था दुर्गा पूजा और दशहरे के समय, या रामलीला भी अगर हम देखने जाते थे कभी, तो हाफ स्वेटर या चद्दर लेके जाते थे, रात में ठंड लगती थी। लेकिन अब आप देखेंगे वहां गर्मी हो रही, पसीना आपको आता है, तो ये हमें स्पष्ट बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो गिफिट टेलर कहते हैं कि स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में एक संकेत मिलता है, और हमें वो संकेत समझना पड़ेगा कि कब हमें अब धीमे होने की तैयारी कर लेनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे आज बहुत बड़ा रीजन जो है ग्लोबल वार्मिंग का, वो बेसिकली हमारा फ्यूल कंजप्शन है, वो हमारा एनर्जी कंजप्शन है। आज हम जितनी बिजली बना रहे हैं उसमें 67% कोयले का योगदान है। कोयला जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं, 95-96% जितनी भी गाड़ियां हैं वो सारी की सारी किससे चल रही हैं? सारी की सारी फॉसिल फ्यूल से चल रही हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी उस टेक्नोलॉजी को धीमे करना पड़ेगा। वी हैव टू मूव इनटू द सोलर, हमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, हमें इलेक्ट्रिसिटी के बेस पे जाना पड़ेगा। हमें कुछ ऐसे मॉडल खोजने पड़ेंगे कि बहुत तेजी से हम इस पूरी जो एनर्जी सिनेरियो है उसको हम चेंज कर दें। राइट सो अभी तुम्हें क्या लगता है? नाउ फाइंड आउट योर कमेंट्स, अपने दो। इस समय स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में तुम इस समय प्रकृति को कहां पाते हो? आज तुम्हें एक लिखने का मौका दे रहा हूं कि इस समय तुम्हें संकेत क्या दिखाई पड़ रहे हैं। नियो डिटर्मिनिज्म में नागरिकों का कर्तव्य और नागरिकों की भूमिका क्या होगी, यानी कि जो सिविल सोसाइटी है, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन नियो डिटर्मिनिज्म। ये दो क्वेश्चन आपको लिखने, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि नव निर्धारणवाद में नागरिकों की भूमिका, और दूसरा तुम्हें अभी क्या संकेत मिल रहे हैं स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के बारे में। तो तुम इस पे आंसर फाइंड आउट करो, अगर आज क्या डिबेट तुम्हें समझ में आया। दूसरा लिखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड बोरोवर कॉन्सेप्ट, धारणीय विकास और उधारकर्ता का सिद्धांत अगर वो समझ में आ गया हो तो अब तो तुम्हें मुझे लग रहा है धारणीय विकास में तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी अगर बोरोवर कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा। और अब तुम्हें यह भी समझ में आ गया होगा कि प्रॉब्लम है कहां, ठीक है, हम कौन है। तो हमें क्या होता है कि हमें ढेर सारी परिभाषाएं रटाई जाती हैं। ये रटने रटाने की चीज नहीं, एक बार समझ में आ गया ना तो माई दुनिया की कोई ताकत तुम्हें उसे भुला नहीं सकती है। तुम कहते हो ना साहब मैं भूल जाता हूं, तुम भूलते इसलिए क्योंकि तुम याद करते हो। जिस दिन तुम उसको समझ गए उस दिन तुम्हारा भूलना भूल जाएगा, भूलना भूल जाओगे। दूसरा, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म में तुम अभी क्या संकेत देखते हो? साइंस इन, जो संकेत है साइन इन स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, अभी कहां लग रहा है? प्रकृति हमें संकेत दे रही है, उच्च उदाहरण दो, चक्रवातों का उदाहरण दो या प्राकृतिक आपदाओं का उदाहरण दो। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास और बोरोवर कॉन्सेप्ट, उधारकर्ता का सिद्धांत। अब तुम कभी जिंदगी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं भूलोगे अगर तुम्हें बोरोवर कॉन्सेप्ट पता होगा। एटीट्यूडनल चेंज करना है हमें, एटीट्यूडनल चेंज करना है। हम प्रकृति के मालिक बन के बैठे नहीं, हमें उधारकर्ता बनना है, तब जाकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेगा। अब भूलोगे? मुझे बताओ, अब भूलोगे कभी भी? गाइस, गुड न्यूज फॉर यू, हम आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स। जी हां, अब हर गांव का बच्चा बोलेगा करेक्ट इंग्लिश। सो इट इज अ सर्टिफिकेट कोर्स। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो जल्दी डाउनलोड करिए एनी टाइम लर्निंग ऐप एंड